हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चा आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम करेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7। फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर है और चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये जो चैप्टर है ना, ये आपका लिया गया है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से। बेसिकली उसका एक पार्ट होगा ये, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिया हुआ एक चैप्टर की तरह ये। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से पार्ट 1 पे। देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 दो हैं इसके पार्ट। पहले पार्ट में इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या विचार होते हैं, मतलब कुछ को इंटरव्यू बहुत अच्छा लगता है, कुछ को इंटरव्यू बहुत ही बुरा लगता है, लोगों के क्या विचार हैं ये बताया गया है। और दूसरी तरफ ये बताया गया कि इंटरव्यू जो है वो मतलब एक इंटरव्यू आपको दिखाया गया बेसिकली कि प्रॉपर एक इंटरव्यू है, उसके बारे में है वो पार्ट। चलो, सिंस इट्स इन्वेंशन लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, मतलब जब इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ था, यानी जब इसका आविष्कार हुआ था लगभग 130 साल पहले, द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म। तो हम कहते हैं जब से इंटरव्यू जो है जर्नलिज्म में, तो भाई इसकी एक काफ़ी एक जगह बन गई है। जर्नलिस्ट लोग जनरली क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, मतलब आज के दौर में इलिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा। तो कोई भी आदमी अगर वो पढ़ा लिखा है ना, विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। कभी ना कभी उसने कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा ज़रूर होगा। मतलब अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो उसने कोई ना कोई इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा। इंटरव्यू इतने कॉमन होते हैं। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। हज़ारों सेलिब्रिटीज़ के जो है इंटरव्यू लिए गए हैं, है ना? इतना उनको इंटरव्यू किया गया है ओवर द ईयर्स। सम ऑफ देम रिपीटेडली। आप कुछ के इंटरव्यू आपने बार बार देखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपके एक सेलिब्रिटी ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी। आप उनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, तो कितना कुछ तो आपको इनको इंटरव्यूज़ से ही पता चलता है। रिपीटेडली उनके इंटरव्यूज़ लिए गए हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कभी ना कभी कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा है। तो दूसरी तरफ बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू दिए भी हैं और कई ने तो रिपीटेडली दिए हैं। आई थिंक यहाँ तक चैप्टर क्लियर है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग that opinions of the interview, of its functions, its methods, merits, vary considerably. तो अब जहाँ हज़ारों ने पढ़ा है और हज़ारों ने दिया है, तो इसके हम कह सकते हैं ओपिनियंस अबाउट द इंटरव्यू कि इसके फंक्शंस क्या हैं, यानी इंटरव्यू के काम क्या है, इसके मेथड्स क्या हैं, इसके तरीके क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसकी खूबियाँ क्या हैं। ये तो भाई सबकी राय जो है वरी कंसिडरेबली, मतलब बहुत ज़्यादा सबकी राय जो है अलग अलग होती है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट क्लेम्स for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art। अब यहाँ से ध्यान से समझना ये लाइन को, ठीक है? Some might make quite extravagant claims। अब कुछ वेगेंट क्लेम्स, अब कुछ लोग ये कहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस बात का दावा किया जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स मतलब इस बात का काफ़ी ज़्यादा दावा किया जाता है कि अगर इंटरव्यू अपनी हाईएस्ट फॉर्म में हो, यानी मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि अगर ये बहुत अच्छे तरीके से लिया जाए तो इट्स अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। ये सच्चाई जानने का एक तरीका है। अब देखो, किसी भी आपकी पसंदीदा सेलिब्रिटी है, आप उसका इंटरव्यू सुन लेते हो, है ना? अगर वो अपनी ईमानदारी से इंटरव्यू दे, इंटरव्यू लेने वाला ईमानदारी से इंटरव्यू ले, तो आपको उसके जीवन के बारे में जानने के लिए ये काफ़ी अच्छा सोर्स ऑफ ट्रुथ है ना? कितने सारे मंत्रियों के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो आप उन इंटरव्यूज से सच जान पाते हो अगर ये अपने हाईएस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, इस तरह के एक्स्ट्रा वीकेंड क्लेम्स किए जाते हैं। यहाँ तक ठीक है? इन इट्स प्रैक्टिस, अब जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उनकी प्रैक्टिस में ये एक कला है, किसी से उसकी बातें उगलवाना। भाई दैट इज़ एन आर्ट। आप इंटरव्यू लेते लेते किसी के मन की पूरी बात निकाल लेते हो, वो बोलना चाहे या ना चाहे, तो ये क्या है? इट्स एन आर्ट। ठीक है, यहाँ तक भी सही है। अदर्स यूजुअली दूसरे बोलते हैं इसके बारे में, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। और जो सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, वो तो कहते हैं कि हम तो इसके विक्टिम हैं, हम तो इसके शिकार हैं। मतलब उनको इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसा बोलते हैं कि हम इंटरव्यूज़ के शिकार हैं। माइट देयर लाइव्स, नहीं सॉरी, यहाँ तक कहते हैं माइट डिस्पाइज। और वो क्या करते हैं? इससे घृणा करते हैं, इससे नफरत करते हैं इंटरव्यूज से। और क्या मानते हैं? एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ्स। और वो ये मानते हैं कि अनवारंटेड, जैसे वारंट के साथ आप किसी के घर में चले जाते हो तलाशी लेने, लेकिन ये अनवारंटेड है, यानी कि एक तरीके से अनुचित दखलंदाजी है, इंट्रूजन है, आप ज़बरदस्ती किसी के जीवन में घुस रहे हो।
जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हो, पूछते हो आपके कितने बॉयफ्रेंड है, भाई आपको क्या मतलब, राइट? ये अनवांटेड इंट्रूजन ही हुआ ना कि आप ज़बरदस्ती किसी के जीवन में घुस रहे हो। तो कुछ जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये कहते हैं हम इसका शिकार हैं, वो इससे नफ़रत करते हैं और इसको अनवांटेड इंट्रूजन यानी कि ज़बरदस्ती की दखलंदाजी मानते हैं इनटू देयर लाइव्स, मतलब अपने जीवन में, और फील करते हैं दैट इट सम हाउ डिमिनिशेस दैम, और ये फील करते हैं कि ये इनको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है इंटरव्यू, ठीक है, डिमिनिशेस कर रहा है। देखो होता क्या है, कई बार आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है पब्लिक में, आपने एक इंटरव्यू दिया और उसमें आपके मुंह से एक गलत बात निकल गई, निकले तो सही, एकदम आपकी जो इमेज थी, जो स्ट्रांग इमेज थी, वो एकदम से ख़राब हो जाती है। एक गलत बात आपकी पूरी इमेज ख़राब कर देती है, इसीलिए बोल रहे हैं कि समाओ ये डिमिनिश कर देती है, ठीक है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, और ये बात बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि प्रिमिटिव यानी पुराने कल्चर में क्या होता था, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता था, इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, अगर किसी का आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, फोटोग्राफ बना रहे हो, पेंटिंग बना रहे हो उसकी ऑफ समबडी, देन वन इज स्टीलिंग इट्स पर्सनल सोल, तो जो बना रहा है वो उसकी आत्मा को चुरा रहा है, ये बात उस तरीके से है। माने किसी का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसको कंपेयर किया गया है कि प्राचीन काल में जैसे जब किसी का पोर्ट्रेट बनाया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि जो चित्रकार है वो उसकी आत्मा चुरा रहा है, उसी तरीके से आज इंटरव्यू जब कोई लेता है तो उसके जीवन में ज़बरदस्ती दखलंदाजी करता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ शुरू होंगी, ये वाली, ठीक है। अब हर एक का अलग अलग विचार है, कुछ लोगों के विचार बताए गए इंटरव्यू के बारे में। वीएस नायपॉल ये फील करते हैं दैट सम पीपल्स आर वाउंटेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोग इंटरव्यूज से घायल हो जाते हैं एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और अपने जीवन का एक पार्ट खो देते हैं। मतलब उनके हिसाब से इंटरव्यू इतनी ख़राब चीज़ है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको ये याद करना है कि वीएस नायपॉल का क्या मतलब था इंटरव्यू को लेकर, या वो क्या विचार रखते थे। दूसरी तरफ लुइस कैरॉल हैं, ये क्रिएटर हैं एलिस इन वंडरलैंड के। इन्होंने एलिस इन वंडरलैंड आपने 12th क्लास तक तो पढ़ ही लिया होगा आज तक ये स्टोरी। एलिस इन वंडरलैंड जो नॉवल है उसके क्रिएटर हैं ये। वॉज सेड टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, ये तो इंटरव्यू लेने वाले बंदे से एकदम डरते थे, मतलब इनको चिढ़ थी उससे, डर था कि भाई मेरा इंटरव्यू ना ले ले कोई। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, कंसेंट होता है सहमति देना, तो उन्होंने कभी भी सहमति ही नहीं दी, वो राजी ही नहीं हुए इंटरव्यू देने के लिए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लॉयनाइज्ड। अब लॉयनाइज्ड वर्ड का मतलब यहाँ पर है ओवर फेमस करना किसी को। बहुत ज़्यादा डरते थे कि भाई मेरा इतना महिमा मंडल मत गाइए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे इतना ओवर फेमस मत कीजिए, मेरी इतनी चपलूसी मत कीजिए। विच मेड हिम दस रिपाल वुड बी एक्वेंटेंसेस। अब इसकी वजह से वो रिपाल करते थे, विरोध करते थे किनका, जो भी उनके साथ लोग होते थे, माने उनके परिचित लोगों से, जो इंटरव्यूअर्स हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं उससे भी वो दूर रहते थे। और परसिस्टेंट पिटिशनर्स, मतलब कि आते हैं ना, सर ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो, लगातार जो अनुरोध करे, रिक्वेस्ट करे, ठीक है, किसकी, ऑटोग्राफ की, उन सब से ये दूर रहते थे। माने ये कहते थे कि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर फेमस मत करो, और वो ओवर फेमस नहीं होना चाहते थे, इसीलिए वो अपने परिचितों से दूर रहते थे, वो इंटरव्यू लेने वाले लोगों से दूर रहते थे, और जो लोग लगातार उनसे अनुरोध करते थे ना ऑटोग्राफ दे दीजिए, उनसे भी वो दूर रहना ही पसंद करते थे। ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस। अब इसके बाद वो क्या है, उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल मैन हूँ, तो मेरी ज़िंदगी के सक्सेस के पीछे क्या राज है, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल। वो कहते थे मैं इन सबसे दूर रहा ना, इसीलिए मैं इतना सफल हूँ। मतलब उनको कहीं ना कहीं लगता था कि अगर मैं ओवर फेमस हो जाऊँ, अगर लोग बहुत ज़्यादा मतलब चिपकने लग जाएं, हम कह सकते हैं इनके पास आके, मैं इतना काम नहीं कर पाता, मुझे नहीं चाहिए। वो कहते हैं साइलेंसिंग की वजह से ही मेरा जीवन जो है वो सफल हो पाया है, या मैंने इतनी सक्सेस प्राप्त करी। विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूज़मेंट के साथ वो ये बात बोलते हैं, ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूज़मेंट। पीछे से लाइन पकड़ लूँ, पढ़ो इसको। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, ये उनका डर था कि वो बहुत ज़्यादा लायनाइज्ड ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा ओवर फेमस ना हो जाए। विच मेड हिम दस रिपैल, और इसकी वजह से वो रिपैल करते थे, विरोध करते थे, वुड बी एक्वेंटेंसेस, जान पहचान वालों से, इंटरव्यूअर्स से,
एंड परसिस्टेंट पिटिशनर्स से, जो कि उनके ऑटोग्राफ मांगते हो, लगातार उनसे रिक्वेस्ट करते हो। ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद उन्होंने ये बात रिलेट करी द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस में इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फेक्शन एंड अम्यूजमेंट। ठीक है, कि वो इतने सफल इसीलिए क्योंकि इनसे दूर रहते थे। अब आता है रुडयार्ड किपलिंग। अब रुडयार्ड किपलिंग के बारे में एक बात आई। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस करते हैं एंड इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड। वो तो भाई बिल्कुल खंडन करते थे इंटरव्यू का टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, है ना। मतलब वो उनको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था ऐसा आदमी जो इंटरव्यू ले। उनकी जो पत्नी थी, इस वाइफ कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी। अब कैरोलिन जो रुडयार्ड किपलिंग की पत्नी थी, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर 1892 को उन्होंने डायरी लिखी होगी, उसमें लिखा होगा दैट देयर डे वॉज, जो उनका दिन था वो रैक्ट हो गया था। अब इसको WRECKT रैक्ट पढ़ते हैं ऐसे, बर्बाद हो गया, कि इनका दिन बर्बाद हो गया बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। अब रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलिन ने अपनी डायरी में लिखा कि 2 रिपोर्टर्स के कारण इनका दिन बर्बाद हो गया। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स। ये बताती हैं कि उनके हस्बैंड ने रिपोर्टर से क्या कहा, वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, कि मैं इंटरव्यू देना क्यों नहीं पसंद करता, बिकॉज इट इज़ इमोरल। रुडयार्ड किपलिंग ने ये कहा, मतलब उनकी पत्नी बता रही है कि मेरे पति ने ये कहा था कि मैं इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि इंटरव्यू एक इमोरल चीज़ है, अनैतिक चीज़ है। मतलब क्यों किसी की ज़िंदगी में घुस रहे हो भाई, इट इज़ अ क्राइम। ये तो एक क्राइम है, जस्ट एज मच एज ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। जैसे आपने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया हो, ऐसा ही लगभग ये क्राइम है, ऑफेंस है, राइट। एज एन असॉल्ट, ये एक हमला है, असॉल्ट है। एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट, और ये दंडनीय अपराध है एक तरीके से। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल, ये एक कावर्ड कायरतापूर्ण काम है। क्यों किसी के जीवन में घुस के उससे पूछना है क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। बहुत घृणित चीज़ है ये। वाइल मतलब होता है बहुत बुरी बात है, बहुत घिनौनी बात है ये, किसी का इंटरव्यू लेना इस तरीके से। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई जो रिस्पेक्टेबल आदमी है ना वो इंटरव्यू के लिए बोलेगा ही नहीं, है ना, मांगेगा ही नहीं आपसे आपका इंटरव्यू, मच लेस गिव इट। और इससे भी कम लोग जो मांगने वाले हैं उससे भी कम देने वाले होंगे इंटरव्यू। अगर वो अगर उनकी इज्जत है तो इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे लोग उनके हिसाब से। यट किपलिंग हैड हिमसेल्फ, अब किपलिंग ने खुद ही क्या किया, परपिटेट्रिट मीन्स उन्होंने ये अपराध किया, उन्होंने ये पाप किया। क्या किया, सच एन असॉल्ट किया, उन्होंने ये हमला किया किस पे, ऑन मार्क ट्वेन। यानी कि किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया होगा, है ना, तो उन्होंने यही हमला, ये पाप, ये दोष, हमला किया उन्होंने मार्क ट्वेन पर ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, इसके कुछ ही साल पहले जब उन्होंने ये बात कही थी। H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894, H.G. वेल्स ने एक इंटरव्यू में, जो कि उन्होंने लिया होगा 1894 में, रेफर किया था टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डर। मतलब उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इंटरव्यू जो है एक पीड़ा है, एक बहुत मुश्किल काम है, बट इट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू ही। लेकिन वो जो H.G. वेल्स है ना, वो लगातार इंटरव्यू ही थे, इंटरव्यू देते थे। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने 40 साल तक वो इंटरव्यू देते रहे और उन्होंने पाया अपने आप को इंटरव्यू लेते हुए, इंटरव्यू करते हुए, किसका, जोसेफ स्टेलिन का। यहाँ तक बात समझ आ रही है। H.G. वेल्स कहते हैं कि इंटरव्यू देना एक पीड़ा है, एक बहुत मुश्किल काम है। 40 साल उन्होंने जबकि इंटरव्यू दिए और उसके बाद उन्होंने जोसेफ स्टेलिन का इंटरव्यू लिया भी। सॉल बेलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जिन्होंने सहमति दी इंटरव्यू देने की ऑन सेवरल ओकेजन्स पर, nevertheless once described interviews as being like trumpet on his windpipe। उन्होंने क्या कहा कि इंटरव्यू देना कैसा है, जैसे किसी ने आपके गले की नस दबा दी हो, आपका गला चोक हो गया हो, ठीक है। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम। अच्छा, यहाँ से पीछे से आओ, येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स। हाँ, ये माना जा सकता है कि भाई इंटरव्यू के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है, इसकी इतनी बुराइयां हैं। इट इज़ आ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बढ़िया सर्विस है एक तरीके से कम्युनिकेशन का, है ना, सर्विसेबल चीज़ है। मतलब एक तरीके से ये आपको एक सर्विस प्रदान कर रहा है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। आप अपने किसी फिल्म स्टार का, किसी मंत्री का, किसी का भी इंटरव्यू सुनते हो, उनकी बात आप तक इंटरव्यू से ही तो पहुंचती है,
तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ही हुआ ना। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, अब इन दिनों, ये यही बोल रहे हैं ये सॉल्वेलो, कि इन दिनों मोर देन एट एनी अदर टाइम, किसी और समय की अपेक्षा अगर हम करें, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, जो भी हमारा इम्प्रेशन पड़ता है लोगों के ऊपर, ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, जो हमारे साथ के लोग थे उनका, आर थ्रू किसके द्वारा पड़ता है, इंटरव्यूज़ के द्वारा। मतलब लोग आपको कैसा समझते हैं वो आपका इंटरव्यू सुन के, देख कर, आपका इंटरव्यू से ही तो अंदाज़ा लगाते हैं। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, डेनिस ब्रायन ने लिखा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस, हर एक मोमेंट हम तक पहुंचता है थ्रू वन मैन, एक आदमी के द्वारा, जो क्या कर रहा होता है, आस्किंग क्वेश्चंस, जो दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो वो जो मोमेंट होता है, मैं पूछ रही हूँ, आप बता रहे हैं और पब्लिक देख रही है, तो हर एक मोमेंट पब्लिक तक हमारे इंटरव्यू के द्वारा पहुँच जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर। तो जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है उसके पास तो अनप्रेसिडेंटेड पावर आ जाती है, एक मतलब अभूतपूर्व शक्ति आ जाती है एक तरीके से, और इन्फ्लुएंस आ जाता है, यानी वो प्रभाव की स्थिति में होता है। वो चाहे तो ऐसे सवाल पूछे कि आपकी जो इमेज है एकदम स्ट्रांग हो जाए पब्लिक के सामने, वो चाहे तो ऐसे सवाल पूछ ले कि भाई आपकी तो एकदम बैंड ही बज जाए, इमेज ही खराब हो जाए। ठीक है, तो उसके साथ पास तो पावर है ना इस समय। चलिए अब आते हैं एक इंटरव्यू के पार्ट पर, ये हमारा पार्ट 2 है। अभी पिछले पार्ट 1 में हमने ये पढ़ लिया बेसिकली कि इंटरव्यू के बारे में लोगों के क्या विचार रहे, मोस्टली नेगेटिव रहे। पार्ट 2 में एक इंटरव्यू है। आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का ही ये इंटरव्यू है और उन्होंने ये कहा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे को ही लिखता है। मैं बात बता देती हूँ, फिर चैप्टर को कनेक्ट कर लेना। अम्बर्टो इको जो थे एक प्रोफेसर थे और संडे के संडे वो कुछ लिखा करते थे, यूजुअली ऐसे ही, जैसे मुझे कुछ और अच्छा लगता है संडे को करना, इन्हें नॉवल लिखना पसंद आने लगा, संडे के संडे लिखने लगे। लेकिन इन्हें एज अ प्रोफेसर की जगह एज अ नॉवलिस्ट ज़्यादा जाना गया। तो वो ये कहते कि भाई मैं नॉवलिस्ट उतना हूँ ही नहीं, मैं तो प्रोफेसर हूँ, राइट, मैं तो एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा हूँ। ये चीज़ उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताई है। तो पहली लाइन इसीलिए आ रही कि आई एम अ प्रोफेसर, भाई मैं प्रोफेसर हूँ, राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो कि संडे को नॉवल लिखता है। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू, ये जो आपको पढ़ाया जाएगा नीचे, ये एक इंटरव्यू का एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू हुआ था। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन। इंटरव्यू ले कौन रहा है, मुकुंद पद्मनाभन ले रहे हैं फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू एक अखबार का नाम है, वहाँ उसके लिए वो ले रहे हैं। अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली। अब वो प्रोफेसर हैं इटली की एक यूनिवर्सिटी में, बोलोगना जगह है। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन। अब उनकी एक फॉर्मिडेबल, मतलब फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर समझो, शानदार रेपुटेशन है उनकी एज अ स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स एक विद्वान आदमी जिसको बहुत नॉलेज होती है, उसको स्कॉलर बोलते हैं। एज अ स्कॉलर उनकी एक शानदार रेपुटेशन है। फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सीमियोटिक्स, अब किस चीज़ का उनको ज्ञान है, किस चीज़ के स्कॉलर, सीमियोटिक्स के। सीमियोटिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ साइंस, यानी कि चिन्हों के बारे में। आप व्हाट्सएप चलाते हो, बहुत सारे साइन आते हैं मन के, इमोजीज आती है मन के, ऐसे समझ लो। सीमियोटिक्स स्टडी ऑफ साइन, साइन वो करते हैं। लिटरेरी इंटरप्शंस, दूसरा पोइट, पोइट्री लिख जाते हैं। अब उसका क्या सेंस आ रहा है, उसने क्या लिखा है, क्या वो मतलब इस तरह के जो इंटरप्रिटेट करते हैं, उस तरीके का काम ये करते थे, लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस ये करते थे। एंड मेडिवल एस्थेसिस के बारे में उन्होंने लिखा, यानी कि मध्यकाल के सौंदर्य शास्त्र के बारे में इन्होंने लिखा। इनके कामों में ये चीज़ आती है। प्लस इन्होंने और किसके बारे में लिखा, बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। अच्छा, फिक्शन लिखने से पहले, फिक्शन क्या होता है, ऐसी कहानियाँ जो काल्पनिक होती हैं, ये सब लिखने से पहले ये सारी चीज़ें करते थे। मतलब सिमियोटिक्स के बारे में इन्होंने लिखा, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन का इन्होंने काम किया, मेडिवल एस्थेसिस पे इन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने फिक्शन लिखना प्रारंभ किया। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्सेस, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, सब कुछ इन्होंने लिखा। हिज रिटन आउटपुट इज स्टेगरिंगली, यानी आश्चर्यजनक रूप से, स्टेगरिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, लार्ज है। उन्होंने इतना कुछ लिखा है, तुम खुद सोचो, उन्होंने फिक्शन, काल्पनिक कहानियाँ भी लिख ली। फिक्शन मीन्स जो कल्पना से किया गया हो। एकेडमिक टेक्सेस, जैसे आप किताबें पढ़ रहे हो ऐसी है ना, क्लासेस में जो पढ़ते हो, वो भी उन्होंने लिखी। एसेज उन्होंने लिखी, चिल्ड्रन बुक्स उन्होंने लिखी। तो वैसी बात है कि उनके काम में आश्चर्यजनक रूप से वैरायटी थी
वाइड रेंजिंग वो लिखते थे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और बहुत अलग अलग चीज़ें। इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्वलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम। अब 1980 में पहुँचते पहुँचते उन्होंने प्राप्त किया, एक्वायर के मीन्स प्राप्त किया, इक्वलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपर स्टारडम। सुपर मतलब जो बुद्धिमान बहुत व्यक्ति होता है ना, सुपर स्टारडम जिसे मिलती है इंटेलिजेंस के कारण, वो मुकाम उनका पहुंच चुका था विद द पब्लिकेशन ऑफ। और कब हुआ ये, क्या हुआ ऐसा कि इनको लोग इतना मानने लगे कि बहुत बुद्धिमान है, इतनी इनको स्टारडम मिली? इन्होंने एक नॉवल लिखा, द नेम ऑफ द रोज़, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज़, जिसकी 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक गई। क्या कह रहे हैं कि मैं तो संडे के संडे लिखता हूँ, और लिखा क्या खूब कि छा गए, राइट। अब मुकुंद कहते हैं, मुकुंद जो इंटरव्यू ले रहे हैं इनका, राइट, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। मुकुंद बताते हैं अम्बर्टो इको जी को कि एक इंग्लिश के नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं और एकेडमिक हैं, डेविड लॉज। उन्होंने आपके बारे में सर ये लिखा है कि आई कैन अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। वो ये कह रहे हैं कि सर डेविड लॉज ने आपके बारे में कहा है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक आदमी इतना सब कुछ कर कैसे सकता है। मतलब यू आर सो फेमस, आप ऐसे भी लिख ले रहे हो, आप उपन्यास भी लिख ले रहे हो, आप प्रोफेसर भी हो, सिमियोटिक्स का भी काम कर रहे हो, आप एक आदमी इतना सब कुछ कैसे कर सकता है? मुकुंद उनसे पूछते हैं कि ये बात आपके बारे में डेविड लॉज जी ने बोली है। हम्बर्टो इको कहते हैं मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बट अंततः मैं बताऊँ, मैं कन्विंस हूँ, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। मैं तो बस सेम थिंग ही कर रहा हूँ। मुकुंद कहते हैं विच इज़, मतलब क्या सेम थिंग कर रहे हो, इतना सारा कुछ वैरायटी है, आप क्या सेम थिंग कर रहे हो? हम्बर्टो इको कहते हैं नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। भाई ये बात बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने के लिए। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, वो बताते हैं मेरी कुछ दार्शनिक इंटरेस्ट है, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं उन्हें परस्यू करता हूँ अपने पूरे एकेडमिक वर्क में भी और अपने नॉवल में भी। तो मैं इस तरीके से एक जैसा ही काम कर रहा हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। जो मैं किताबें लिखता हूँ बच्चों के लिए, वो भी नॉन वायलेंस पर ही हैं, अहिंसा पर हैं और शांति पर हैं। यू सी द सेम ब्रांच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। अब आप सेम ही बंच ऑफ एथिकल और फिलोसफिकल इंटरेस्ट देखेंगे, चाहे आप मेरे बच्चों की किताबें देखें, चाहे आप मेरा उपन्यास देखें, हर जगह आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं एक फिलोसफिकल आदमी हूँ। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और मेरा एक सीक्रेट भी है। डिड यू नो, क्या आपको पता था वॉट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? अगर इस पूरे यूनिवर्स के जो खाली जगह है उसको हटा दें, एलिमिनेट कर दें इस खाली जगहों को, यानी कि एटम्स तक की भी खाली जगहें जो उसके बीच में होती हैं वो भी हटा दें, तो द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फेस्ट। ये पूरा यूनिवर्स कैसा बन जाएगा? जस्ट मेरी मुट्ठी जितना हो जाएगा, इतना ही है ये यूनिवर्स। खाली जगहें बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे हो? अब वो खाली जगहों से समझाएंगे तो मैं खाली टाइम के बारे में, जिसको वो यूटिलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में। वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ्स। हमारी ज़िंदगी में भी खाली जगहें बहुत ज़्यादा होती हैं। आई कॉल दैम, मैं उन्हें बोलता हूँ इंटरसिस्ट। मतलब इंटरसिस मीन्स खाली जगहें, जैसे कि आपका एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का जो टाइम है वो अंतराल कहलाएगा, ठीक है। एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क एन एम्प्टी स्पेस। वो कहते हैं कि मैं इस खाली जगह पे काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, लेट सपोज आप एक एलिवेटर से मेरे पास ऊपर आ रहे हो, ठीक है, आप लिफ्ट से आ रहे हो टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, बस फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर उतने ही बीच में आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, और वहाँ से लगते हैं मैंने उतनी खाली जगह में, जैसे मुझे पता चला आप आ रहे हो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर, मैंने उतनी खाली जगह में लिख लिया एक आर्टिकल, मैंने उतनी खाली जगह को भी यूटिलाइज कर लिया, और फिर वही कह के हंसने लगते हैं। मुकुंद कहते हैं नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। हाँ डेफिनेटली हर एक आदमी तो ये नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, जो आप नॉन फिक्शनल चीज़ें लिखते हो, योर स्कॉलरली वर्क, मतलब आपकी जो किताबें छपती हैं फिक्शन नहीं है ऐसा, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, ये कोई ये तो नॉन फिक्शनल वर्क ही है ना एक तरीके से, काल्पनिक कहानियाँ थोड़ी है, तो फैक्ट्स पर है। तो बोल रहे इस तरह की स्कॉलरली वर्क जो है हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे सबका होता है बोरिंग, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी प्लेफुल है और इसमें आपकी पर्सनल क्वालिटी भी है। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। और एक्चुअली में ये एक डिपार्चर है, मतलब डिपार्चर मीन्स क्या होता है? जाना, कहीं से जाना। आप एक रेगुलर किताब पढ़ रहे हो
जो जैसे लिखी हुई हैं बाकी की वैसी लिखी हुई हैं, आप बोर हो जाते हो। लेकिन ये एक रेगुलर इट मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से। आप कुछ अलग लिखते हो विच इज़ इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड है। इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज मतलब हमेशा लोग जो लिखते हैं वो बिना पर्सनल टच के लिखते हैं एंड ऑफन ड्राई और बोरिंग होता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं आपका कुछ पर्सनल टच रहता है इसके अंदर, आप बहुत प्लेफुल तरीके से चीज़ें लिखते हो। हर एक आदमी ये नहीं कर पाता है ना। आपका स्कॉलरली वर्क ऐसा है। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच? भाई क्या आपने जानबूझकर इस तरह की इनफॉर्मल अप्रोच को अपना रखा है, और इट इज़ समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर ये बिल्कुल नेचुरली आपके अंदर से आता है कि आपकी भाषा ही इतनी इनफॉर्मल है। अब बहुत पता है जो बहुत फॉर्मल चीज़ें होती हैं वो लोगों के ऊपर से निकल जाती हैं, समझ भी नहीं आती है ना। तो अम्बर्टो इको इसका क्या जवाब देते हैं? व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टोरल डिसर्टेशन इन इटली, जब मैंने पहली बार अपना शोध प्रबंध, शोध मतलब जैसे जब आपको ना पीएचडी करनी होती है तब एक मोटी सी किताब लिखते हो है ना, पूरा शोध प्रबंध लिखते हो। कहते जब मैंने पहली बार उसको इटली में प्रेजेंट किया था ना अपना, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था, वहाँ पर एक प्रोफेसर ने बोला था, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। स्कॉलर्स जो विद्वान लोग होते हैं वो सीखते हैं बहुत कुछ एक सर्टेन सब्जेक्ट से, दैन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। जब वो सीखते हैं तो उसके पहले वो क्या है, बहुत सारे फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं, बहुत सारी परिकल्पनाएं करते हैं। मान लो कि मैं हनुमान जी पर कोई थीसिस लिख रही हूँ, तो मैं पहले बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करूँगी, अलग अलग चीज़ें पढ़ूंगी, फिर अपनी परिकल्पनाएं बनाऊंगी, फाइनली देन दे करेक्टेड देम। फिर वो उसको करेक्ट करते हैं एंड एट द एंड दे पुट अ कंक्लूजन, है ना, फिर वो उसका एक कंक्लूजन निकाल देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्ररी, और आपने इसके उल्टा क्या किया हुआ है, टोल द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, मतलब एक तरीके से आपने जो भी गलतियां की होंगी, जो भी आप ट्रायल्स कर रहे थे, आपने सब लिख दिया। लोग तो केवल कंक्लूजन लिखते हैं, अपनी गलतियां, अपनी परिकल्पनाएं, अपनी हाइपोथेसिस, फॉल्स हाइपोथेसिस वगैरह कुछ नहीं लिखते, बट आपने लिखा, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एरर्स, आपने सब लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम ही रिकग्नाइज आई वॉज राइट, और ये बताते हैं अम्बर्टो इको कि वो प्रोफेसर को लगा कि मैं बिल्कुल ठीक किया, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज अ बुक, और उन्होंने मेरे शोध प्रबंध को एज अ किताब छपवा भी दिया, विच मीन्ट ही अप्रिशिएटेड इट, और इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्होंने इसका तारीफ किया, छपाया मीन्स उन्हें ये पसंद आई। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स। मैं समझता था स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा वैसी लिखनी जानी चाहिए, बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। इससे लोग बोर नहीं होते, है ना, रिसर्च की स्टोरी पूरी लिखनी चाहिए। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एक्सपेक्ट, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे निबंध होते थे वो एक तरीके के कथा होते थे, स्टोरी होते थे, उनका एक नैरेटिव एक्सपेक्ट होता था, मतलब एक कथात्मक पहलू होता था, कथा कहने जैसा पहलू। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, और इसी की वजह से जो मेरा रिसर्च था वही कहानी की तरह था, तो उनको समझ आया कि मैं तो बहुत अच्छी कहानी लिख सकता हूँ, राइट। तो उन्होंने कहा कि इसी की वजह से मैंने नैरेटिव्स यानी नॉवेल्स लिखना भी शुरू किया, सो लेट एट द एज ऑफ 50, 50 साल की उम्र से शुरू किया था मैंने, मोर और लेस लगभग। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड, मुझे याद है अपने फ्रेंड के बारे में, रोलैंड बाथर्स। रोलैंड बाथर्स जो थे वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। वो कहते थे, मेरे एक दोस्त था रोलैंड बाथर्स, बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था दैट ही वॉज एन एसेस्ट, कि वो केवल एक निबंध लिखता है, नॉट अ नॉवलिस्ट, और वो उपन्यासकार नहीं है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, और वो करना चाहता था वन डे और द अदर, वो कहता था कभी ना कभी मैं भी करूँगा, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो। मतलब नॉवलिस्ट बनने से पहले ही वो व्यक्ति मर गया। आपको जो जीवन में करना है भाई कर लो, जीवन का तो एक्चुअली कोई भरोसा नहीं है। 50 की उम्र में भी मैंने तो कर लिया। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फ्रस्ट्रेशन, मैंने ऐसी फ्रस्ट्रेशन कभी महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मतलब मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं बैठ के नॉवल लिखूं, एक्सीडेंटली मैंने लिख दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन क्या हुआ, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, एंड सो आई स्टार्टेड, मैंने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन। एक्चुअली मुझे नरेट करना अच्छा लगता था, मुझे कहानियाँ बोलना अच्छा लगता था, तो वो नरेशन करना, कहानियाँ बनाना, वो मेरा टेस्ट था। और जब मैंने नॉवल लिखा तो इसने मेरे इस इस डिज़ायर को सेटिस्फाइड किया। मुकुंद कहते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकम
स्पेक्टिकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज़। अब यहाँ पर अगर इनके नॉवेल्स की बात की जाए तो ये क्या हुआ था, ये ना एक प्रोफेसर के रूप में तो इतने कभी भी फेमस नहीं हुए, स्पेक्टिकुलरली मतलब शानदार रूप से फेमस हो गए। कैसे फेमस हो गए? ये फेमस हुए अपने एक नॉवल से, द नेम ऑफ द रोज से। यू हैव रिटन 5 नॉवल्स, ये बताते हैं मुकुंद कि आपने 5 नॉवल लिखे अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली बुक्स ऑफ नॉन फिक्शन। और नॉवल तो आपने केवल 5 ही लिखे, लेकिन नॉन फिक्शन की किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, जैसे साइंस की किताब, मैथ्स की किताब या कोई भी नॉन फिक्शन चीज़ें, वो आपने 20 से भी ज़्यादा लिखी, एटलीस्ट मोर देन 20 आपने लिखी। तो अम्बर्टो को कहते हैं ओवर 40, 20 नहीं 40 से भी ज़्यादा लिखी है मैंने वो नॉन फिक्शन। नॉवल कितने लिखे? केवल 5। और फेमस कैसे हुए? एज अ नॉवलिस्ट, है ना, समझो इस बात को। मुकुंद कहते हैं ओवर 40, अमंग दैम सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, मतलब इसमें आपका जो सेमियोटिक्स का काम है वो भी शामिल है ना, आपने वो भी किया हुआ है। बट आस्क मोस्ट पीपल, लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों से पूछा जाए अबाउट अम्बर्टो इको के बारे में, ये कहते हैं देन दे विल से ओह ही इज़ अ नॉवेलिस्ट, लेकिन वो आपको सेमियोटिक्स के बारे में जो आप जानकारी रखते हो उससे भी उतना नहीं जानते। आप एक प्रोफेसर हो उससे भी उतना नहीं जानते, आपको एक उपन्यासकार के रूप में ज़्यादा जानते हैं, जबकि आपने केवल 5 ही लिखे हैं। दस दैट बॉदर यू? क्या ये चीज़ आपको कभी परेशान करती है कि मेरी इतनी सारी खूबियों को छोड़कर मैंने 5 नॉवल लिखे, लोग मुझे सिर्फ उन्हीं से क्यों जानते हैं? क्या ये चीज़ आपको कभी बॉदर करती है? अम्बर्टो इको कहते हैं यस, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हाँ भाई, मुझे परेशान करती है ये बात, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कंसीडर करता हूँ, हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, जो केवल संडे को नॉवल लिखता है, और मुझे दुनिया जानती है एज अ नॉवलिस्ट। हाँ, तो भाई मुझे ये बात परेशान तो करती है। इट्स नॉट अ जोक भाई, ये जोक की बात नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ फैन क्लब्स। मतलब मैं जो हूँ ना वो क्या करता हूँ, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जो प्रोफेसर्स के लिए होती हैं, और मैं उन मीटिंग्स में नहीं जाता जो पेन क्लब्स या राइटर्स के लिए होती हैं, मतलब कि उपन्यासकारों वाली मीटिंग्स में मैं नहीं जाता, राइटर्स वाली मीटिंग में मैं जाता ही नहीं हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ, में मानता हूँ अपने आप को विद द एकेडमिक कम्युनिटी। मैं एकेडमिक कम्युनिटी से अपने आप को लिंक करता हूँ, ना कि नोबलिस्ट की तरह। बट ओके, इफ़ दे यानी कि मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नॉवल्स, अगर लोग केवल नॉवल ही पढ़ते हैं तो वो हंसने लग जाते हैं और श्रग्स अपने कंधे उचका देते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, कि नॉवेल्स लिखने से आई रीच अ लार्ज ऑडियंस। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं अगर नॉवेल्स लिखूँ तो मैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स। अब मुझे ये पता है कि 1 मिलियन पीपल नॉवल पढ़ सकते हैं, सेमियोटिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे इतने लोग। माने मैं सेमियोटिक्स लिख रहा हूँ, अगर तो उसके बारे में लोग इतना नहीं जानना चाहेंगे जितना नॉवल की स्टोरी में लोगों का इंटरेस्ट होता है। ये बात मैं समझता हूँ। मुकुंद कहते हैं विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये चीज़ ही तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द रोज इज़ वेरी सीरियस नॉवल। अब आपका जो नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये तो बड़ा गंभीर नॉवल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न, यार्न मीन्स कहानी, तो एक जासूसी कहानी है एट 1 लेवल, एक लेवल पर हम देखें तो एक जासूसी कहानी है। बट इट ऑल्सो delves into मेटामॉर्फोसिस। अब ये क्या है? मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है, ये भी एक सब्जेक्ट एक तरीके से तुम समझ सकते हो। मेटाफिजिक्स जो होती है अध्यात्म शास्त्र होता है, अध्यात्म विज्ञान होता है, अध्यात्म भगवान के बारे में एंड ऑल, ठीक है। ये वाला ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक चीज़ें जो होती हैं, वो भी है ये, है ना। डेल्स का मतलब होता है बहुत सारी जानकारी देता है ये, डेल्स DELVES, डेल्स का मतलब जानकारी देना। तो ये एक डिटेक्टिव कहानी भी है, ये जानकारी देता है मेटाफिजिक्स के बारे में भी, थियोलॉजी धर्मशास्त्र के बारे में भी, एंड मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी। येट इट इन्जॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। भाई इसको इन्जॉय किया बहुत सारी ऑडियंस ने, बहुत सारे लोगों ने। फॉर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इस बात से हैरान हैं? भाई इतना कुछ मिक्सचर है इसके अंदर, क्या आप हैरान हैं कि इतनी ऑडियंस ने इसको पढ़ा? अम्बर्टो क्यों कहते हैं नो, मैं हैरान नहीं हूँ। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, जर्नलिस्ट हैरान होते हैं, एंड समटाइम्स पब्लिशर्स हैरान होते हैं। एंड दिस इज़ बिकॉज, वो क्यों हैरान होते हैं जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स? बिकॉज वो बिलीव करते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि लोगों को कचरा पसंद करना, लोगों को कचरा पसंद है। मेरा विश्वास नहीं है। मतलब इतना बढ़िया बढ़िया टॉपिक, इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे मैंने लिखा और लोगों ने वो भी पढ़ा। मैं ये मानता हूँ लोगों को अच्छी चीज़ें पसंद हैं,
समटाइम्स वो डिफ़िकल्ट चीज़ें रीड करना चाहते हैं, जबकि जर्नलिस्ट और पत्रकार ये मानते हैं लोगों को आसान चीज़ें पढ़ना पसंद होता है। ट्रैश मीन्स कचरा पढ़ना पसंद है, जैसे किसी के बारे में कोई इंटरव्यू छाप दो, मसाला लगा दो उसके अंदर खूब, है ना? तो वो लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर बिलीव करते हैं दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ये मानते हैं कि लोगों को डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं होते। कंसीडर देयर आर 6 बिलियन पीपल। अब ये कहते हैं हम्बर्टो इको कि मान लो कि 6 बिलियन लोग हैं हमारे प्लेनेट के ऊपर। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड हुई 10 से 15 मिलियन कॉपीज़। सो इन दिस वे, इस तरीके से आई रीच ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। इस तरीके से मैं केवल कुछ ही परसेंटेज ऑफ रीडर्स तक तो पहुंचा, बट इट इज़ एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स। लेकिन ये जो 10 से 15 मिलियन लोग हैं, ये वो लोग हैं हु डू नॉट वांट इजी एक्सपीरियंसेस, जो नहीं चाहते कि वो आसान सी कहानियाँ पढ़ें, केवल इजी एक्सपीरियंसेस नहीं चाहते। और एट लीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और एटलीस्ट कम से कम हमेशा तो नहीं चाहते, कभी कभार तो वो डिफ़िकल्ट भी पढ़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने लिखा तभी तो भी की, राइट। आई माई सेल्फ, वो अपने बारे में बताते हैं, एट 9 PM आफ्टर डिनर मैं क्या करता हूँ, वॉच टेलीविजन में टीवी देखता हूँ, वॉन्ट टू सी ईदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम। यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है, ये वो प्रोग्राम है, मैं वो देखता हूँ। आई इन्जॉय इट, तब गाने नहीं सुनता, पिक्चर नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ जहाँ दिमाग लगता है। आई इन्जॉयड इट, मैं इसमें इन्जॉय भी करता हूँ, एंड आई नीड इट, जिसकी ज़रूरत है, बट नॉट ऑल डे। पूरा दिन है इतना दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं देख सकता, रात को 9 बजे के बाद मैं ऐसा करता हूँ। मुकुंद कहते हैं, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री दैट। कहते हैं कि क्या ये जो आपका नॉवल का जो सक्सेस है, इसका कुछ लेना देना है इस फैक्ट से कि आपने मेडिवल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। वो जो, बस वो यहाँ रुक जाते हैं, वो पीरियड के बारे में लिखा है, कौन सा पीरियड नहीं बताया आपको यहाँ पे, है ना, उस समय के बारे में लिखा है, उस पीरियड के बारे में लिखा है जो। अम्बर्टो इको इसका जवाब देते हैं, दैट्स पॉसिबल, हाँ ये संभव है, बट लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूँ अनदर स्टोरी, एक और स्टोरी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज़ वाइज मैन। ये कहते हैं मैं एक चाइनीज़ वाइज मैन की तरह स्टोरीज बहुत बोलता हूँ, तो मैं भी यहाँ भी आपको एक कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था जब मैंने ये नॉवल लिखा। जब माई अमेरिकन पब्लिशर सेड, मेरे अमेरिकन पब्लिशर ने कहा, वाइल शी लव्ड माई बुक, कि भाई उनको ये किताब बहुत पसंद है। शी डिडेंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज़ इन द कंट्री। लेकिन जब ये किताब छप रही थी ना, उन्होंने कहा 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ भाई नहीं बिकेंगी। कहाँ? अमेरिका में, ठीक है, वेयर नो बडी हैज़ सीन अ कैथेड्रल। कहते हैं यहाँ पर तो किसी ने गिरजाघर भी नहीं देखा, जहाँ पर स्टडी लैटिन किसी ने की नहीं, उन्हें नहीं लगता था 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिकेंगी। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज़, मुझे 3000 कॉपीज़ का एडवांस दिया गया। बट इन द एंड, बट अंत में क्या हुआ, इट सोल्ड 2 और 3 मिलियन इन द US। अब 2 से 3 मिलियन जो हैं ये कॉपियाँ बिक गई US में। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. अरे मेडिवल पास्ट के बारे में तो मुझसे पहले भी कितने लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा। आई थिंक सक्सेस का जो रीज़न रहा, आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज़ मिस्ट्री। तो पता ही नहीं है क्यों इतने सक्सेसफुल हो गई मेरी ये किताब, ये तो एक रहस्य है। नो बॉडी कैन प्रिडिक्टेड, कोई पहले से अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि ये किताब इतना सफल हो जाएगी। आई थिंक इफ़ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज़ 10 ईयर्स अर्लियर, अगर मैंने ये 10 साल पहले लिखी होती या फिर 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद लिखी होती, इट वुडेंट हैव बीन द सेम, तो ऐसा नहीं होता। वाई इट वर्कड एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री। कहते हैं उस समय, ये जिस समय ये इतनी फेमस हुई, क्यों फेमस हुई, ये भी एक मिस्ट्री है। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।